लास्ट क्लास में आपके साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं इसका डिस्कशन किया था हम लोगों ने। किया था नहीं किया था बताइए? हाँ ना, बोलिए। किया था डिस्कशन नहीं किया था? ऑनलाइन ऑफलाइन? ठीक है जी। यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग, कौन सी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग, कौन सी एक्टिविटी फाइनेंसिंग, ये तो आप कर पा रहे हैं। ठीक है जी, है ना? कर पाए? अच्छा। अब हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट आपके सामने नहीं रखा था। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, फाइनेंसिंग क्या होता है, और एक फुल फ्लेज फॉर्मेट क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसका डिस्कशन करूंगा। पहले क्या करते हैं, पहले मैं आपको दर्शन कराता हूं कैश फ्लो के फॉर्मेट के। और जब कैश फ्लो का फॉर्मेट एक बार आपके सामने आ जाता है तो आप देखेंगे कि वो फॉर्मेट का जन्म कैसे हुआ। मतलब बेसिकली लोगों को क्या लगता है कि अच्छा, क्या मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी का डिस्कशन किया था आपके साथ? हाँ, कौन बता रहा है? हाँ, तुम कल आए, कल नहीं हुआ था ना, इनके बैच में हो चुका था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फिर भी बोल देता हूँ, ऐसी एक्टिविटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम रेगुलर एक्टिविटीज विच इज नॉट गोइंग टू रिअकर फ्रीक्वेंटली, उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग कुछ भी हो सकती है। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, उसमें आपका सामान रखा हुआ था, बिल्डिंग अर्थक्वेक में कोलैप्स हो गई, आपका सामान का नुकसान हुआ और आपकी बिल्डिंग का नुकसान हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे? नुकसान है। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम गुड्स का दे दिया तो कहलाएगा क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ ऑपरेटिंग। और अगर क्या दे दिया कंपनसेशन, किसका? बिल्डिंग का कंपनसेशन दे दिया तो क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ इन्वेस्टिंग। ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंसिंग का भी होता है। क्या होता है वो? बायबैक ऑफ शेयर्स। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। और मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आपको मिला है, पेमेंट मिली है, तो पहले ऊपर माइनस करेंगे, नीचे प्लस करेंगे, एंड वाइस वर्सा। ये हम सीख चुके थे। फॉर्मेट आपके सामने दिख रहा है, कैन यू सी द फॉर्मेट? आपके नोट्स खोल लीजिए, पेज नंबर कौन सा है ये? 2। पेज नंबर 2 में, पेज नंबर 2 नहीं, इनफैक्ट हाँ, पेज नंबर 3 में ऑनलाइन में विजिबल होगा। देखो फॉर्मेट इनडायरेक्ट मेथड के अंदर। Yes, sir. देखो, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ऑपरेटिंग में फर्क पड़ता है, ऑपरेटिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों से होता है। डायरेक्ट में तो क्या होता है, सीधा सीधा कैश को इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो एडजस्ट करके आप निकाल लेंगे आंसर। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, आपको एडजस्ट करनी पड़ती है चीजें। क्यों एडजस्ट करनी पड़ती है, कैसे एडजस्ट करनी पड़ती है, उसका लॉजिकल रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, आप देख रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम टू बी कैलकुलेटेड एज वर्किंग नोट। टू बी कैलकुलेटेड वर्किंग नोट कहाँ? नीचे आप देखेंगे, नीचे आपके सामने कैलकुलेशन दिख रही है यहाँ पर। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे नीचे चली जाएगी पेज नंबर 3 में। डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रपोज डिविडेंड जोड़ दिया प्रीवियस ईयर का, पेड इन द करंट ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। ठीक है, इंक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड डिविडेंड टैक्स एज वेल। हमने कहा था ना, टैक्स टैक्स कौन से? कैपिटल गेन भी होते हैं और कैसे होते हैं? इन्वेस्टिंग भी होते हैं और कौन से? फाइनेंसिंग के भी होते हैं। इसके बाद हमने बोल दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को प्लस करा, कब? जब वो प्रॉफिट लॉस में डेबिट हुई होगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को माइनस किया कब? जब वो प्रॉफिट लॉस में प्लस हुई होगी। या फिर हमने क्या कर दिया, रिफंड ऑफ टैक्स को यहाँ पर क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ये जो चीज है, ये वाली चीज, इसको मैं बोलूंगा हमेशा ऊपर। ऊपर क्योंकि ये तो सबसे शुरुआत में था। ठीक है, और यहाँ ऊपर बोलूंगा और बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपके? नीचे हो जाएंगी, वो फॉर्मेट के अंदर चली जाती है। तो जब आपको पढ़ाया गया होगा स्कूल में तो बताया होगा कि भाई कैश फ्लो का जो फॉर्मेट होता है, यू जस्ट हैव टू पिक अ चेयर। अच्छा है, दैट इज देयर। तो देख रहे हैं आप, सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पर? यहाँ ऐड कर दिया नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स। क्या क्या होती है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स? ये होती हैं डिप्रिसिएशन, ये होते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। तूफान बनी हो आज तो। कर्सी मनसिमर भंडारी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वो फोटो अच्छी आएंगी इससे तुम्हारी, है ना? हाँ ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स ओनली इफ रिटर्न आउट ऑफ करंट ईयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये पहले कभी राइट ऑफ हुए थे तो आपको यहाँ नहीं दिखाना है इसे। हम तो प्रॉफिट की फिगर को क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं, रीएडजस्ट करते हैं। थोड़ा नीचे, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, अमोर्टाइज्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, प्रीमियम पेबल ऑन रिफंड ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये है पेज नंबर 4।
नोट्स में पेज नंबर 4, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, अभी नहीं करेंगे इसको, अभी नहीं करेंगे पेज नंबर 4 पे, अभी मत जाइए पेज नंबर 4 पे, इसको हम डिस्कस करेंगे सबसे बाद में। बीच में कभी एक एडजस्टमेंट आ जाती है प्रीमियम और रिडम्पशन का, इसके एडजस्टमेंट में टीचर्स कम्युनिटी का, बच्चों का बहुत बहुत क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है, इसको हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। फिर नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट कौन कौन सी होती हैं वो आपके सामने दिख रही होंगी यहाँ पर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर और इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग प्लांट इन्वेस्टमेंट्स और इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह पे जो आपको बेचने पे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स और टेंजिबल इंटेंजिबल जो भी आपके प्रॉफिट अगर होता है उसको बेचने पे, तो उसको आप क्या करते हैं यहाँ पर एड बैक, इसको माइनस करते हैं। माइनस क्यों करते हैं अभी मैं उसका रीजन आपको बहुत मजे से, आई जस्ट टेल यू द रीजन, वो रीजन अभी आपको बताता हूँ कि क्यों माइनस करते हैं उसको, आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, थोड़ा आगे चलते हैं आप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल के चेंजेस की फिगर पे हम पहुंच जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स को जोड़ते हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को माइनस करते हैं, वाइस वर्सा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स को जोड़ते हैं माइनस करते हैं, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को माइनस, इंक्रीज इन करंट एसेट्स को माइनस एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ऐसा करते हैं। और ये रटने के लिए तो बड़ा अच्छा है, पर क्यों करते हैं ऐसा, उसका रीजन अभी बताऊंगा आपको मैं। फिर ये सब करने के बाद हमारे पास आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें से हम इनकम टैक्स माइनस करते हैं रिफंड के साथ, एडजस्ट हो जाता है। फिर हमारे पास आता है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर याद है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऊपर आपने प्लस करे थे तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, ऐसा करके उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फाइनली हमारे पास आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, अगर ये पॉजिटिव हुआ, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो क्या बोलेंगे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक, चलिए जी। नेट ऑफ रिफंड का मतलब डिडक्ट टैक्स पेड इन द करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स पेड प्रीवियस ईयर एंड ऐड रिफंड ऑन टैक्स, मतलब वो मैं दिखाऊंगा आपको करके क्या होता है। और कैलकुलेशन हमने कर लिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमने पढ़ लिए थे। अब जरा नजर डाल देते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आता है। बड़ा सिंपल सा है, इनफ्लो जोड़ देंगे, आउटफ्लो माइनस कर देंगे, इनफ्लो जोड़ा और आउटफ्लो क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, देखिए, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ फर्नीचर फिक्सचर, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अदर देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये अदर देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट के अंदर जुड़ जाता है। ठीक है, सेल ऑफ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जोड़ देंगे इसको। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये सारा का सारा। और सुनो, इंश्योरेंस क्लेम जो आपको मिलता है, याद है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊपर माइनस हुआ था, यहाँ की ये प्लस हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला पार्ट। और माइनस क्या क्या करते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर फिक्सचर्स, परचेज ऑफ नॉन करंट करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म को छोड़कर, शॉर्ट टर्म तो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बन गया। थोड़ा आगे चलते, परचेज ऑफ गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब माइनस हो जाता है। और अगर अगर ध्यान से समझना, आ, हाँ इन्वेस्टमेंट है ना ये, एक बात समझो, अगर हमने किसी को लोन दिया तो वो ऐड होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ ना। और कोई व्यक्ति हमारा लोन चुका देता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट तो कम हो गया, माइनस कर देते हैं उसको। इस पे कंफ्यूजन होता है लोगों का। और कैपिटल गेन टैक्स, टैक्स ऊपर वहां ऐड तो होना ही होना है, नीचे से टैक्स के इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज करते हैं, ऊपर प्लस करके नीचे क्या करके, माइनस करके। तीनों का टोटल पॉजिटिव आया तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, और प्लस हुआ तो क्या करते हैं कैश, और माइनस हुआ तो क्या करेंगे, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऐसा करके चलते हैं। सिमिलरली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों होते हैं। देखिए भैया, इनफ्लो कब कब होगा, जब आप इशू करेंगे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स और लोन्स, और इन पर जो प्रीमियम होगा, प्रीमियम वो भी इसी के अंदर जुड़ जाएगा। मेरी आवाज क्लियर से आ रही है पीछे, या देयर इज अ हमिंग एंड बजिंग साउंड? इट इज देयर बट आई थिंक यू कैन, नसीका की बात करें थोड़ा सा। ठीक, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, दिस विल बी आल्सो अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, जैसे मान लो आपके डिबेंचर 5 लाख के बढ़ गए, 5 से 10 लाख के डिबेंचर हो गए, उसमें लिखा डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर भी है 10%। भाई 5 लाख का 10% 50,000 होता है ना, आपके हाथ में पैसा कितना आएगा, 4.5 लाख। फाइनेंसिंग में कितना, 4.5 लाख लिखेंगे। अगर आपके डिबेंचर थे 5 लाख के इशू है प्रीमियम 10% पर, तो आपके फाइनेंसिंग के इनफ्लो में कितना आएगा, 5.5 लाख रुपए आएगा। ऐसे चलता है मामला। फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सब माइनस होता है। इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया, फाइनल डिविडेंड पे कर दिया इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स पर। ठीक है,
इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया इक्विटी पर, प्रेफरेंस शेयर्स पर। अच्छा एक बात समझिए, ये जो इंटरिम डिविडेंड है ना भाई, क्या ये सिर्फ इक्विटी पे पे होता है, प्रेफरेंस पे नहीं होता होगा? बताइए, बोलो। क्या इंटरिम डिविडेंड जो है वो सिर्फ इक्विटी पे होता है, प्रेफरेंस पे नहीं होता पे? कोई व्यक्ति बताएगा? होगा। अगर आप जो भी आप इक्विटी को दे रहे हैं उससे पहले आप किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी देंगे, तो इंटरिम डिविडेंड भी जा सकता है। पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस या अंडर राइटिंग कमीशन, ये भी आपका फाइनेंसिंग आउटफ्लो है। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, याद है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और डिविडेंड टैक्स, दैट इज द पेमेंट। हाँ, कोई बच्चा बोल रहा था कुछ पीछे से, सर मैं गुनीत कह इससे। रहा था कि वो प्रेफरेंस शेयर को मतलब इंटरम डिविडेंड क्यों जाएगा, जब अगर हम ये कहते हैं कि प्रेफरेंस शेयर को मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ही जाता है, उससे ज्यादा कम नहीं जाता, तो। भाई मान लो ड्यूरिंग द ईयर, हाँ बात तो बड़ी लॉजिकली ठीक बनती है, आई विल वेरीफाई इट। बट फिर भी अगर आप इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड, जनरली इंटरिम डिविडेंड की एलिजिबिलिटी किसको बनती है? शेयर होल्डर को बनती है, ठीक है। हाँ, पॉइंट तो लॉजिकली ठीक लगता है, बट आई विल वेरीफाई इट वंस अगेन। बट मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड नाम की कोई भी चीज अगर आप दे रहे हैं, सुन रहे हो, चाहे वो हाँ हाँ फाइनल हाँ। हो चाहे इंटरिम हो, तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हक उसमें भी बनता है। लेकिन एक चीज और है, फिर अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम डिविडेंड देंगे तो परसेंटेज से देंगे क्या? फिर वो परसेंटेज बोल के नहीं होगा, फिर अगर इन बिटवीन द ईयर होगा तो। एनीवे आई विल वेरीफाई फ्रॉम कंपनीज एक्ट की क्या सिचुएशन थी, ठीक है। ओके सर। उसका कहना ये था कि जो डिविडेंड दिया जाता है ना, मैंने कहा कि जो डिविडेंड की आप पेमेंट कर रहे हैं किसको? डिविडेंड की पेमेंट करते हैं किसको आप? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी देते हैं, अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी देंगे तो उससे पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। भाई मान लो मैंने इंटरिम डिविडेंड दे दिया किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक। तो मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी तो देना चाहिए। उसने कहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम फिक्स फिक्स परसेंटेज दे देते हैं, तो उसको बालक से देने की जरूरत क्या है? लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना था, मेरा लॉजिक ये है कि अगर हम डिविडेंड शब्द यूज कर रहे हैं तो उस पर पहला हक किसका बनता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का बनता है, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर का। बट आई विल वेरीफाई इट, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। चलते हैं आगे थोड़ा सा। कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव हो जाएगा तो फ्लो फ्रॉम, नेगेटिव हो जाएगा तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। अब आपके पास पूरी जानकारी आ चुकी है कि ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग कैसे चलता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ऑपरेटिंग का जो स्ट्रक्चर दिखता है आपको, स्ट्रक्चर, उसको बिना रटे कैसे आप अपने दिमाग में बैठाएंगे, ठीक है। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आपको जान लेना है कि आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की दो कैटेगरी होती है, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। ऐसी इनकम आपकी दो होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम कहते हैं सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स को, और इनडायरेक्ट इनकम बाकी सारी, इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना, कमीशन मिलना, रेंट मिलना, सारी क्या है? इनडायरेक्ट है। लेकिन अगर आपकी फर्म ट्रेडिंग कमीशन पे काम करती है तो कमीशन भी आपका डायरेक्ट कहलाएगा। ये आपको ध्यान होगा। इज इट ओके? इस चीज का तो ध्यान है आपको कि डायरेक्ट इनकम क्या होती है और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस? ये हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं चीजों के बारे में, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है आपके पास, ठीक है। डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम का हमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जानते हैं क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसका भी हमने जिक्र किया था आपको। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी सारी की सारी चीजें हमारे पास। ये हम लोग 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े थे इसके बारे में, अभी हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। और एक शीट दी थी मैंने आपको 11th क्लास में जिसमें सारे ऑपरेटिंग, सारे नॉन ऑपरेटिंग की कैटेगरीज दिखती थी। वो शीट मेरे ख्याल से सभी के पास होगी, इक्षता के पास भी होनी चाहिए। गुनीत, आई डोंट नो दैट शीट इज देयर विद यू और नॉट, पर चलो देख लेंगे। पार्टनरशिप के दौरान दी थी मैंने वो शीट आप लोगों को, कि ऑपरेटिंग, याद है जब हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्या करते थे, कैपिटल गुडविल में कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करते थे उस समय पर, तब दिया था मैंने वो कागज आपको, ठीक है जी। तो अब हमें मालूम है कि ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है, इनकम, और हमें मालूम है ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ये सब चीजें हमें अच्छे से मालूम है, बढ़िया तरीके से मालूम है, ठीक है जी। तो अब जरा समझें कि आपके पास जो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट, ये फॉर्मेट ऐसा क्यों है ना। और भाई किसके स्कूल में हो चुका है चैप्टर ये वाला, बताइए मुझे। हो गया, और हो गया, हो गया, ठीक है। तो कैसे आपने ऑपरेटिंग के फॉर्मेट को याद रखा, किस तरह से, क्या तरीका था जिसकी वजह से आपने ऑपरेटिंग के फॉर्मेट को क्या किया था, याद किया था? है, रट्टा मारा था? क्या क्या रटा था बताओ जरा जल्दी से, क्या क्या चीजें, कैसे रटा आपने उसको, क्या बताया था रटने में? कोई भी मुझे शुरू के एक दो, बिना बिना फॉर्मेट देखिए, बेताहिर फॉर्मेट मत देखो, कोई भी मुझे बता दीजिए कैसे रटा था, क्या बताया गया था रटने के लिए। हाँ,
कुछ तो बोलिए। कनिष्ठ ठीक है बोल रहा, बोल। DIRT भी किसी ने बताया था, डर्ट करके भी बताया था, किसी किसी स्कूल में DIRT करके बोला जाता। तुम्हें क्या बताया गया था, क्या बोले तुम? डिफरेंस, डिफरेंस इन सरप्लस, DIFFERN, इस तरह से बताया था। हाँ, अच्छा, ABCD करके बताया था। देखिए जरा कैसे करेंगे, देखिए आपको मैं एक आसान तरीका बता रहा हूं करने का। देखते हैं जरा, ये हमारे पास है एक्सपेंसेस, और देखिए डायरेक्ट और क्या होते हैं इनडायरेक्ट। देयर इज नो नीड टू राइट इट, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से मालूम है। इनडायरेक्ट की दो कैटेगरीज होती हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है जी, ये रेशो में भी काम आएगा। इसी तरह से इनकम जो हमारे पास होती है, और एक अदर ऑपरेटिंग भी होती है इनकम। दो तरह की इनकम होती है आपके पास, एक को बोलते हैं डायरेक्ट, एक को बोलते हैं क्या, इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम सिर्फ क्या होती है, सेल्स होती है। बाकी सारी इनकम को क्या बोलते हैं, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम अदर इनकम भी बोलते हैं, अदर इनकम। याद करो, अदर इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लगा था। और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये डायरेक्ट इनकम को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग इनकम। प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, ये वाली। ठीक है जी, यार थोड़ा फोकस कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, फिर फॉर्मेट तुम्हें से याद होगा नहीं, फिर दिक्कत होगी। देखिए सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ नेट सेल्स। हमने लिख लिया नेट सेल्स, एवरीबॉडी इज ओके विद नेट सेल्स। हमने ये वाला पार्ट यूज कर लिया, माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं बोला मैंने, क्या बोला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज कर लिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंस यूज होते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी हमारे यूज हो गए। ठीक है जी, क्या निकला है हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट। याद है बचपन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स, माइनस कर दिया हमने इसमें से क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो क्या हो गया, ये ऑपरेटिंग भी यूज हो गया। ठीक है, ऑपरेटिंग भी यूज हो गया। ये बली बात, क्या इधर क्या निकल कर आया, इधर इस जगह पे क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आया हमारा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हमने क्या कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। तो हमने माइनस कर दिया क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये माइनस कर दिया। ठीक है जी, प्लस क्या कर दिया, अदर इनकम जोड़ दी, अदर इनकम को जोड़ दिया। कौन सा वाला पार्ट, ये पार्ट भी लग गया, इसे भी जोड़ दिया हम लोगों ने। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। ठीक है जी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम एक्सपेंसेस कहाँ चलेगा, वो यहाँ चले गए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस यहाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ एडजस्ट हो चुका होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम यहाँ एडजस्ट हो चुका होगा। भाई इंश्योरेंस क्लेम मिल गया आपको गुड्स का, ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस की या ऑपरेटिंग इनकम की कैटेगरी में चला गया होगा, वो बेसिकली वो इस तरफ चला जाएगा यहाँ पर। और अगर आपको क्या मिल गया, मान लो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वो तो इधर ही जुड़ा होगा ना, नॉन ऑपरेटिंग अदर इनकम में यहाँ पर। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनसेशन इंश्योरेंस मिल गया, वो भी आपको यहीं चले जाएगा, ये सब इस तरफ चले जाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलकर। माइनस कर दिया टैक्स, बिल्कुल सही है जी, प्लस कर दिया रिफंड ऑफ टैक्स। एवरीबॉडी इज ओके, होगा ना ऐसे कुछ। तो क्या निकल आया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब in case of a partnership firm, there are 4 types of appropriation. Number 1, interest on capital. Number 2, interest on, ड्राइंग से नहीं बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, और ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या होते हैं, पार्टनरशिप फर्म के अप्रोप्रिएशन होते हैं। कंपनी के अप्रोप्रिएशन में समझिए, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना सैलरी, ना कमीशन, क्या सिर्फ डिविडेंड। दो तरह का, प्रपोज्ड, इंटरिम, और ट्रांसफर टू रिजर्व्स। यानी कि अब हम जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे पहुंच गए, अब हम अप्रोप्रिएशन कर सकते हैं ना अप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो कैसे करेंगे अप्रोप्रिएशन, माइनस प्रपोज्ड डिविडेंड। ये प्रपोज डिविडेंड कौन सा, जो एजीएम में पास हो चुका है, प्रॉफिट से निकाल देंगे, नहीं पास होगा तो कंटीजेंट लायबिलिटी बनेगा। माइनस अभी पड़ा था इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये माइनस कर दिया। माइनस कर दिया क्या, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ट्रांसफर टू
रिजर्व्स। क्या निकल आया आपके पास? आप एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं भाई। और अब आपके पास जो फिगर आती है, ये वो नेट प्रॉफिट है जो हाईली पोल्यूटेड है। ये वो नेट प्रॉफिट है जिसमें से सारे ऑपरेटिंग, सारे नॉन ऑपरेटिंग, सारे एप्रोप्रिएशन क्या हो चुके हैं? माइनस हो चुके हैं। ये वाली फिगर आप सरप्लस बना के दिखाते हो। सरप्लस बच क्या चीज? प्रोपोज डिविडेंड एंड इंटरम डिविडेंड। ठीक है जी, करेक्ट। आपको जो क्वेश्चन में फिगर गिवन होती है वो ये वाली गिवन होती है, दिस फिगर यू हैव बीन प्रोवाइडेड। और मेरे बच्चों, आपको क्या करना है? आपको तो चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये तो हाईली पोल्यूटेड है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड विल गो हियर। अब मुझे बताइए, रिवर्स जर्नी होगी तो क्या क्या होगा? प्रोपोज डिविडेंड क्या होगा? प्लस। ये क्या होगा? प्लस। ये क्या होगा? प्लस, करेक्ट। रिफंड ऑफ टैक्स क्या हो जाएगा? माइनस। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है जी। और ये टैक्स की पेमेंट क्या हो जाएगी? प्लस। कहां पहुंच जाएंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। माइनस करेंगे क्या? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, अदर इनकम को। और प्लस कर देंगे किसको? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। कहां पहुंच जाएंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। कहां पहुंच जाएंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। और अगर मैं दोबारा से आपको फॉर्मेट दिखाऊं, तो देखिए आपका सारा फॉर्मेट यहाँ पर आपके सामने। फॉर्मेट पर नजर दोबारा डाल लीजिए। दिख रहा है आपको फॉर्मेट दोबारा से? ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो क्या दिखेगा? मैंने कहा था ना नीचे, जरा नीचे नजर डालिए क्या दिखता है। ऑनलाइन वाले देखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ये रहा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें क्या क्या जोड़ा देखो नीचे। ऐड जोड़ दिया प्रोपोज डिविडेंड, ऐड कर दिया इंटरिम डिविडेंड, ऐड कर दिया ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, ऊपर क्या ऐड कर दिया? प्रोविजन फॉर टैक्स। ऐड कर दिया एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, माइनस कर दिया एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। ऊपर कर दिया रिफंड ऑफ टैक्स, माइनस। और उसके बाद हम थोड़ा नीचे और थोड़ा देखे चलते हैं, कहाँ चलते हैं उसके बाद? हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं फॉर्मेट में। चलिए ऊपर की तरफ चलिए फॉर्मेट के। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट हो गया। फिर आप क्या कर रहे हैं? आप प्लस कर रहे हैं किसको? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट को। माइनस कर रहे हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग क्या? रिसिप्ट्स को। और कहाँ पहुंच गए आप? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पर पहुंच गए। पहुंच गए। आप देख रहे हैं ये कैश फ्लो का फॉर्मेट जो है वो बेसिकली यहाँ से डिराइव हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस थोड़ी है इसके अंदर। सिंपल एडजस्टिंग बैक है। हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना, तो हम सबको एडजस्ट करते हैं, इसीलिए तो इसे इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। इसमें एडजस्टमेंट्स करके हम चीजों को कैलकुलेट करते हैं, एडजस्ट करके। ठीक है जी, निकल आया। अब मुझे बताइए, वर्किंग कैपिटल के दो कंपोनेंट। ताहिर बाबा, आपने रेशियो एनालिसिस पढ़ा है। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है? बिंगो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। पर आपको समझाने के लिए बता दूं मैं, करंट एसेट जो होती है वो होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। उसमें से जब हम करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं तब मेरे पास आती है नेट वर्किंग कैपिटल, या सिर्फ वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अदरवाइज सिर्फ वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स। और वो किस काम आती है? डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, बिजनेस के सैलरी वेजेस पे करना, बिजली पानी इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस पे करना, उस काम आती है। ठीक है जी। अब इसके दो कंपोनेंट, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन समझिए। फिर आप देख रहे हैं ना नीचे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर करने के बाद डिक्रीज इन करंट एसेट्स को जोड़ दिया, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को माइनस कर दिया, और वैसा वर्षा करा। क्यों किया? उसका रीजन समझते हैं। उसके दो रीजन बनते हैं। एक लेमैन का तरीका, बहुत ही लेमैन का तरीका है। देखो भाई, एक चीज समझना, वर्किंग कैपिटल बराबर है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। सपोज मेरा ये 2 लाख रुपए का, ये मेरा 1 लाख रुपए का, तो माई वर्किंग कैपिटल विल बी ऑफ व्हाट? 1 लाख। यही तो हुआ। सोचो, अगर मेरे डेटर इंक्रीज हो गए तो क्या होगा? मेरा वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा। डेटर 50,000 से बढ़ा तो डेटर मेरा 50, तो मेरा वर्किंग कैपिटल 50,000 से बढ़ना चाहिए। हाइपोथेटिकली अगर मैं एक एस्पेक्ट लेके चलूं, तो सिर्फ एक एस्पेक्ट, तो मेरा वर्किंग कैपिटल बढ़ना चाहिए। अब मुझे बताओ, डेटर के बढ़ने से, अच्छा वर्किंग कैपिटल बढ़ने का मतलब मेरी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, मैं डे टू डे के खर्चे के लिए ज्यादा पैसे हैं। पर तुम मुझे बताओ, क्या डेटर के बढ़ने से वाकई मेरी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है? मेरा तो कैश रेस्ट्रिक्ट हो गया ना। तो कैसे ठीक करूंगा उसको? माइनस करके। कैसे ठीक करूंगा उसको? माइनस करके। ठीक है। अच्छा दूसरा एग्जांपल, मेरे स्टॉक के घटने से, स्टॉक के घटने से मेरा वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा, होगा ना। लेकिन स्टॉक के घटने से तो मुझे तो पैसा मिलता है भाई, डिस्ट्रॉय थोड़ी हो, डिस्ट्रॉय हुआ तो कंपनसेशन तो मिला। तो मेरा फिर, मेरा कैश फ्लो का फ्लो, फिर मेरा कैश फ्लो कम थोड़ी हुआ, मेरी तो स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई। पर यहाँ तो नहीं होता ऐसा।
ठीक है, तो क्या कर रहे हैं आप कि जब आपकी करंट असेट्स बढ़ती है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, फिर आप उसको माइनस करेंगे, और वाइस वर्सा जब करंट असेट्स घटती है तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, आप प्लस करेंगे। इसी तरह से करंट लायबिलिटी बढ़ती है जब, तो क्या होता है बताइए, मेरे क्रेडिटर बढ़ गए, इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिटर बढ़ने का मतलब है कि मेरा वर्किंग कैपिटल क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन एक्चुअल में देखिए, क्रेडिटर बढ़ने का मतलब मेरा पैसा तो गया ही नहीं, मेरा तो पैसा बच गया, तो मेरी तो स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ी ना। लेकिन हम तो क्रेडिटर के बढ़ने से क्या दिखा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल का घटना दिखा रहे हैं। ठीक करने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं, वाइसा वर्सा, बढ़ने पे क्या करते हैं माइनस, बढ़ते हैं प्लस, और घटने पे क्या करते हैं माइनस। यानी कि करंट असेट्स के बढ़ने को आप माइनस करिए, घटने को क्या कर दिए, प्लस, और उसका उल्टा करंट लायबिलिटी का बढ़ना प्लस और करंट लायबिलिटी का घटना माइनस। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका समझिए, जब मेरा सोल्ड गुड्स होती है 50,000 की ऑन क्रेडिट, तो क्या होगा, मेरा स्टॉक तो चला गया, स्टॉक चला गया, लेकिन क्या हुआ, जो पैसा मुझे कैश में आना चाहिए था उसके बदले मेरा क्या बढ़ गया, डेटर बढ़ गया, और डेटर के बढ़ने से मेरा कैश फ्लो क्या हुआ, स्मूथ हुआ या ऑब्स्ट्रैक्ट हुआ। तो क्या करूंगा ठीक करने के लिए, उसको माइनस कर देंगे, ये रीजन बनता है। ठीक है, तो जो आपके पास फॉर्मेट है ना, अब उसमें लिखा हुआ है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस प्लस डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, उसका नीचे माइनस क्या, इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट, मतलब करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन, करंट असेट्स के साथ नेगेटिव रिलेशन। और हम कहाँ निकाल आते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर हम क्या करते हैं, टैक्स को माइनस करते हैं, क्योंकि टैक्स हमने ऊपर प्लस किया था तो नीचे माइनस करेंगे, बट टैक्स तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ना पड़ा, लेकिन उसके इफेक्ट ऑन न्यूट्रल हमें, क्योंकि बिफोर टैक्स जाना पड़ता है इसलिए हमने इसे प्लस माइनस करना पड़ता है। तो अगर आपने टैक्स को ऊपर प्लस किया तो नीचे जाके उसे माइनस करिएगा, और रिफंड ऑफ टैक्स को अगर आपने ऊपर माइनस करा तो नीचे आके क्या कर दीजिएगा, उसको प्लस कर दीजिएगा। डन। किसको किसको, नहीं सुनो, आप डेटर को अलग से लो और स्टॉक को अलग से लो। स्टॉक बढ़ने का मतलब क्या है, किसी भी रीजन से बढ़े, कि मेरा सामान बिका नहीं, मेरा पैसा ब्लॉक हो गया ना, तो मुझे तो कैश फ्लो दिखाना है कि एक्चुअल कितना है, हम एडजस्ट कर रहे हैं ना, उन सब चीजों को हम एडजस्ट करेंगे जिनसे मेरा कैश का फ्लो रेस्ट्रिक्ट होता है। तो स्टॉक के बढ़ने से, डेटर के बढ़ने से मेरा कैश फ्लो तो रेस्ट्रिक्ट हो रहा है ना, तो कैसे रिलीज करूंगा उसको मैं, माइनस करके, वैसा वर्सा। तो जो करंट असेट्स की इंक्रीज होती है उसको आप माइनस करेंगे कैश फ्लो को ठीक करने के लिए, और करंट असेट्स के डिक्रीज को क्या करेंगे, अच्छा मान लेते हैं स्टॉक घट गया, तो मतलब बिका होगा वो, डेटर घट गया, इसका मतलब क्या होगा, पैसे की वसूली हुई होगी, हाँ या ना। भाई डेटर कब कम होते हैं, या तो बैड डेट हो जाए, बैड तब ना, या फिर बदले में पैसा आ जाए। अब बैड डेट तो हम यहाँ लेके चल ही नहीं रहे, वो तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग लॉस में चला गया। तो डेटर अगर मेरा कम हो रहा है तो मतलब मेरे पास कैश का फ्लो हो रहा है ना, तो इसीलिए क्या हो रहा है, हम डेटर के कम होने को, यानी कि करंट असेट्स के कम होने को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। हाँ, नहीं देखो, सुनो सुनो बेटा, अगर कैश में कोई ट्रांजेक्शन हो जाती है तो फिर तो वो कैश फ्लो हो गया ना। हम तो उन चीजों को लेके चल रहे हैं जिनसे कैश फ्लो रुकता है, इनडायरेक्ट मेथड लेके चल रहे हैं ना। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है, कैश फ्लो में डायरेक्ट एक्टिविटी है। हम लेके चल रहे हैं गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधारी है। ठीक है, तो अच्छा, हम लेके चल रहे हैं कि डेटर के अगेंस्ट पैसा मिल गया। डेटर जब कम होते हैं, डेटर का कम होना का मतलब क्या है, करंट एसेट्स का कम हो जाना। करंट एसेट्स का कम होना क्या होता है, आपके करंट एसेट्स का कम होने का मतलब आपके कैश का फ्लो बढ़ रहा है, लेकिन करंट एसेट्स के कम होने से वर्किंग कैपिटल कम हो जाती है ना मेरी, तो गड़बड़ हो गई। वर्किंग कैपिटल कम होना थोड़ी हो रहा है असल में जब डेटर से वसूली हो रही है तो मेरा तो कैश का फ्लो बढ़ रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, और करंट एसेट्स के घटने को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। करंट एसेट्स के बढ़ने को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और घटने वाले को प्लस कर देते हैं, वैसा वर्सा करंट लायबिलिटी भी चलते हैं। तो कहाँ हो जाते हैं इसके बाद, ये करने के बाद हम कौन सी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, देखिए जरा, वी रीच हियर, क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस को ले लेते हैं हम लोग, और थोड़ा आगे चलते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं उसके बाद हम देखिए, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस लेस इनकम टैक्स, नेट ऑफ रिफंड आ जाता है, उसको माइनस करके कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को प्लस माइनस करके क्या निकाल लिया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में तो कोई लफड़ाई नहीं है, कुछ भी लफड़ा नहीं है, ठीक है। फॉर्मेट ध्यान रहेगा, रिकॉल करवाता हूँ, देखिए कैसे रिकॉल करते हैं।
सबसे पहले ऊपर नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रपोज डिविडेंड इंटरम डिविडेंड जोड़ो, ट्रांसफर टू रिजर्व जोड़ो, दोनों अप्रोप्रिएशन हो गए। फिर टैक्स को क्या कर दो, ऐड कर दो, रिफंड को माइनस कर दो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को प्लस माइनस कर दो। क्या निकल आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गया। फिर इस वाले पॉइंट पे पहुंच गया आप, क्या नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट को प्लस कर दीजिए, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसीव्स को माइनस कर दीजिए, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, वाइस वर्सा कर दीजिए। कहां जाकर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस टैक्स रिफंड के साथ, और माइनस प्लस क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम या कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। इन्वेस्टिंग में इनफ्लो प्लस आउटफ्लो माइनस, फाइनेंसिंग में इनफ्लो प्लस और आउटफ्लो माइनस, बस इतना। और अब हम आप पहुंच गए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की पोजीशन में। आपके स्कूल में जब क्वेश्चन हुआ होगा, टीचर ने पहले ऑपरेटिंग कैलकुलेट करवाया होगा, फिर इन्वेस्टिंग कैलकुलेट करवाया होगा, फिर फाइनेंसिंग, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग क्लोजिंग करके आंसर निकलेगा। मैं ऐसा नहीं करता, मैं एक क्वेश्चन को बनाता हूं मैकेनिकल। आप देखेंगे पहले मैं फॉर्मेट बनवा दूंगा आपका, और उसके अंदर चीजों को क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ प्लेस करूंगा, एंड यू विल सी। आप अपने, मेरी गारंटी, आप अपने स्कूल के किसी भी बच्चे से पहले, उससे जल्दी, उससे ज्यादा एक्यूरेटली अपना आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हाँ निकाल पाएंगे बिल्कुल आप, लेकिन कुछ बच्चे पीछे मुस्कुरा, बुक्स निकाल लीजिए अब अपनी। मीनाक्षी स्माइलिंग, कहती है, मैं तो कबाड़ा कर जाती हूँ कैश फ्लो में। अब नहीं होगा मीनाक्षी, बुक निकालो पहले फटाफट से। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ। भैया सुन, ऑपरेटिंग जो होता है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है नहीं, हाँ क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। कैश फ्लो है क्या, ऑपरेटिंग से पैसा कितना है, इन्वेस्टिंग से कितना है, फाइनेंसिंग से कितना है, ऑपरेटिंग निकालना होता है ना, मैं इसलिए तो कर रहे हैं ऑपरेटिंग। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो होता है वो अरे भैया सुनो, बिजनेस स्टडीज में आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा, फाइनेंशियल में मतलब आपके जो फैक्टर होते हैं डिसीजन को इफेक्ट करने वाले, उनमें होता है आइटम अपियरिंग इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो होते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बोला हमने। वर्किंग कैपिटल होती है आपकी स्पेंडिंग कैपेसिटी, लेकिन एसेट्स के बढ़ने से बढ़ती है, घटने से घटती है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना वैसे। करंट एसेट्स का बढ़ना जो है वो मेरे कैश फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रिलीज कर दूंगा। करंट एसेट्स का घटना मेरे कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल को बढ़ा देता है, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन क्या वो मान्य, कुछ बहुत नया, कुछ अनोखा चीज देखा आपने, क्या कह रहे हैं बताइए। चलिए मेरे साथ साथ आप एक क्वेश्चन करेंगे, वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन नाउ। अपनी बुक खोल लीजिए, और अब हम लेके चल रहे हैं क्या, एक क्वेश्चन आपकी बुक का, बड़ा, काफी बड़ा क्वेश्चन, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन आइटम खूब सारे हैं। आई टेक क्वेश्चन नंबर 41 विद यू। क्वेश्चन नंबर 41 ले लीजिए अपनी बुक का, पेज नंबर 5.105, क्वेश्चन नंबर 41। मैं पहले करा रहा हूँ विदाउट एडजस्टमेंट के, पहले मैं बड़े क्वेश्चन में फोकस करूंगा, उसके बाद वो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग निकालने वाले, देन आई कम टू दैट। तक यार कैश फ्लो स्टेटमेंट 5 पॉइंट है ना, 5.101, 105। हाँ राहुल, हाँ क्या नहीं कर रहा है, क्या पूछ रहा है कनिष्क बता, क्या पूछ रहा है भाई। अबे तुम नाटक ना करा करो, चलिए जल्दी 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 से निकाल लीजिए क्वेश्चन। 5.105 पेज है आपके पास, और उस पर क्वेश्चन नंबर 41 है। अभी करना मत शुरू करना, मेरे साथ साथ करेंगे, ठीक है। और अपने इसको हम क्वेश्चन को 2 पेजेस में इसको सॉल्व करेंगे, देखिए जरा कैसे करना है। चलिए करते हैं, मेरे साथ साथ आप फॉर्मेट बना लेंगे एक, ठीक है, कैसे फॉर्मेट आइए देखते हैं। इधर से मान्य बातें कम करो, समझ रहा हूँ अपनी सहेली से अभी 1 हफ्ते बाद मिल रही हो, बट स्टिल
मैं अपने बोर्ड को 2 हिस्सों में बांट रहा हूं, समझ लीजिए 2 पेज हैं। अब ऐसा ना करना कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल बना करके आप ऐसा ना कर दें, ठीक है। देखिए जरा, ये इस तरह से मैं कर रहा हूं यहाँ पर। बेसिकली जब आप लिखते हैं तो लिखते हैं क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लिखते हैं ऐसे। यहां एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, रुपीस रुपीस। हाँ ना, मतलब ये वाला एक पेज पे बनाना है, दूसरा दूसरे पेज पे बनाना है। ए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऐसे करके, ठीक है। और आप देखते हैं सबसे पहले आपके पास क्या था, नेट प्रॉफिट एज पर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसके लिए लिखेंगे आप सी वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट में कैलकुलेट होगा। नेट, अरे तुम वो जो फॉर्मेट आपके सामने पेज नंबर 2 का 3 का, उसको देख के चलो। प्लस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स ऐसे, थोड़ा स्पेस, 1 2 3 4 लाइन की जगह छोड़ देना, माइनस नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, 1 2 3 4 लाइन की जगह छोड़ देना। क्या कहलाएगा आपके पास, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ऐसे, प्लस डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, 1 2 3 4 लाइन की जगह छोड़ के, माइनस इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, 1 2 3 4 लाइन की जगह छोड़ देना। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऐसा कर देना, माइनस कर देना यहां पर सिर्फ टैक्स। बस ये फॉर्मेट आप स्केलेटन बना लीजिए। और यहां इस जगह पे ये दूसरा वाला देखिए आप, इस तरफ दूसरा वाला, रुपीस रुपीस पर्टिकुलर्स। बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन, 7 लाइन की जगह छोड़ देना। सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 7 लाइन की, इतना ये स्केलेटन आप बना लीजिए। ऑनलाइन में इक्षिता, राघव और गुनीत आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो मैंने हेडिंग डाली है कोई और अलग हेडिंग नहीं है, ये पता कौन सी हेडिंग्स है, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, देखिए ये हेडिंग कौन सी वाली है। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो ये वाली हेडिंग है, कौन सी वाली, देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की ये हेडिंग, नॉन कैश ये जो दिख रही है, और नॉन कैश ऑपरेटिंग रिसीव्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, डिक्रीज इन करंट असेट्स, ये मेजर मेजर हेडिंग जो रेड से दिख रही है आपको, ये वाली हेडिंग मैंने लिख दी है सिर्फ। इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज वाली ये हेडिंग, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ये यहाँ टेक्स्ट तक मैंने कर दिया, इसके नीचे का नहीं लिखा मैंने, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हर क्वेश्चन में होता नहीं है। और फिर अगले पेज पे जब मैं चला गया, देखिए अगले पेज में गया मैं, यहां मैंने क्या उठा दिया, इन्वेस्टिंग का पूरा प्लस माइनस लिख दिया, खाली छोड़ दी जगह, और ऐसे ही मैंने फाइनेंसिंग के लिए जगह खाली छोड़ दी है। इतना मैंने कहा। आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस फॉर्मेट बना लीजिए। अब की बार अगर किसी ने स्केल से लाइनें नहीं खींची, मैं उसकी नोटबुक के पेजेस फाड़ के हवा में उड़ा दूंगा। नहीं सर खींची मैंने। हाँ जी बेटा बोलो। सर ऐसे मतलब अलग अलग क्यों बनाना है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वाला अलग और ऑपरेटिंग वाला सर अलग, ऐसे क्यों? बेटा आप ना जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसे कर लो ना तुम, अभी तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया नहीं ना, जैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा आपको समझ में आ जाएगा मैंने अलग अलग क्यों बनवाया है। ठीक ठीक। एक पेज पे इसे बना लीजिए, दूसरे पेज पे इसे बना लीजिए। बेटा आपके पास नोट्स पड़े हैं ना, नोट्स है ना आपके पास, यू हैव अ नोट्स विद यू और नॉट, देखो खोल के दिखाओ जरा, कहाँ है कागज, क्या घर में क्या कर रहे हैं तुम्हारे, तो इससे देख लेना, ये दुश्मन थोड़ी तुम्हारा। ये रहा, ये सिर्फ ये हेडिंग्स में लेके चल रहा हूँ। हो गए? नहीं, अरे फॉर्मेट कॉपी करो फटाफट से, स्पीड से, रफ्तार से, जल्दी से। इक्षिता, गुनीत, राघव, लीजिए शुरू करते हैं।
ये जो आपके पास है ये क्वेश्चन नंबर 41 है, पेज नंबर 1.105 है, टीएस ग्रेवाल, और नया एडिशन है 2022 का एडिशन ये वाला। ठीक है, चले शुरू करिए फर्स्ट आइटम से। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। शेयर कैपिटल 6 से 8 लाख हो गई। भाई शेयर कैपिटल क्या होती है आपकी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है ना। अच्छा, फाइनेंसिंग होती है, ठीक है। प्लस शेयर कैपिटल कितना बढ़ गया? शेयर कैपिटल देखिए जरा, 2 लाख। इस कॉलम में 2 लाख लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को। रिजर्व सरप्लस पे नोट नंबर 1 लिखा हुआ है, तो चलो नोट पे चलते हैं। नोट में लिखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना? 3 लाख से बढ़कर कितना हो गया? 4 लाख, है ना। वर्किंग नोट में चले जाते हैं, इधर वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भाई देखो, करंट ईयर की फिगर कितनी है? 4 लाख, माइनस प्रीवियस ईयर की फिगर कितनी है? 3 लाख, तो दिस विल बी 1 लाख। यहां रख के छोड़ दिया इसे। अभी आगे चलते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोविंग 1,50,000 से घटकर 1 लाख रह गई। 1,50,000 से घटकर कितनी रह गई? 1 लाख रह गई। कितने की कमी हुई है? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 15% डिवेंचर्स, 15%, सॉरी कितना लॉन्ग टर्म बोरोविंग कितने का? सॉरी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोविंग लिखा हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कितने की है? 50,000 रुपए की। अब ये इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? डिक्रीज। राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं। देखो बेटा, पता है लोग एग्जाम में क्या गलती करते हैं? यहाँ लिखा रहता है 31 मार्च 22, और यहाँ लिखा रहता है 31 मार्च 23। ठीक है, लोग क्या करते हैं? ऐसे, आपको ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे देखना है आपको इन्फॉर्मेशन। 22 से 23 कंपेयर करेंगे, वरना सब नेगेटिव आता जाएगा। कितना डिक्रीज हुआ? 50,000। 50,000, तो आउटफ्लो हो गया ये 50,000। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे इसको, खत्म ये पार्ट भी। आगे चलते हैं। ट्रेड पेबल, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरिंग, हाँ। ट्रेड पेबल 48 से 40 हो गए। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी कम हो गई। करंट लायबिलिटी कम होने का मतलब माइनस होना होता है, यहाँ माइनस। ट्रेड पेबल्स कितने का हो गया? ट्रेड पेबल्स बताइए कितना कम हुआ? 8,000। ध्यान से सुनना, आउटर कॉलम, इनर कॉलम, इनर मोस्ट। ऑपरेटिंग में ये सब आइटम इनर मोस्ट में लिखना। आपके स्कूल में ये 2 कॉलम यूज करने बताया, मैं 3 कॉलम यूज करना बताता हूँ। थोड़ा सा मेरा तरीका अलग है, ठीक है। इनर मोस्ट कॉलम में कितना? 8,000, पुट दैट इन ब्रैकेट। इसका रीजन बताऊंगा क्यों करते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व होगा आपको पता चल जाएगा। थोड़ा आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने की? 560 से 850 हो गया। कितना बड़ा? कितना बड़ा बताइए? 1,90,000 नहीं, 2,90,000, 290। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट का बढ़ना मतलब खरीद लिया, खरीदने का मतलब इन्वेस्टिंग का मतलब आउटफ्लो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? माइनस, थोड़ा स्पेस देखिए, ऊपर थोड़ा स्पेस छोड़ देना। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना? 2,90,000। आई पुट देम इन ब्रैकेट। खत्म ये पार्ट भी। अगली बारी आई आपकी। अरे यार, बिल्स पेबल कर लिया था हमने। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 160 से कितने बढ़ गए? 232। कितना बढ़ गए बताइए? हाँ, बोल बोल, बोल तो सही। क्या नॉन करंट, क्या दिक्कत है बताओ तो सही। कितने का बढ़ा नॉन करंट? कितना बढ़ गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स? हाँ, 72,000 ब्रैकेट में। माइनस वालों को ब्रैकेट में रखेंगे जरूर से। इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो है ना ये, तो इन्वेस्टिंग में तो डालूंगा। और जो बैलेंस शीट और नोट्स के अंदर आइटम वो एक ही जगह जाता है, until unless it is an applied adjustments। जैसे 10% डिवेंचर, तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, यहाँ है नहीं ऐसा कुछ। आगे बढ़ते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं इनको छोड़ देंगे क्योंकि ये कैश इक्विवेलेंट होते हैं। इन्वेंट्रीज की वैल्यू क्या हो गई है? घट गई है। इन्वेंट्री करंट असेट्स, करंट असेट्स से घटना, हम ऐड करते हैं, ऐड इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज कितने की बताइए? कितने की? 6,000 की। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू क्या हो गई है? घट गई है। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू घट गई, करंट असेट्स की वैल्यू घट गई, क्या करेंगे? प्लस ट्रेड रिसीवेबल कितने का बताइए मुझे? कितने का? जल्दी बोलो। अरे 70,
4,000। यार ये राहुल मेरा बहुत गड़बड़ कर रहा है। 54,000। ठीक है जी, यहां तक मामला। और आगे चलते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ देंगे, भी कुछ नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन के सारे आइटम अपनी जगह प्लेस चले गए। याद है जब हम रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल स्केलेटन बना कर वैसे ही कर रहे हैं, सब कुछ हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं। ये 1 लाख है ना, ये और तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पर, यही 1 लाख। इसको आउटर में नहीं, इनर मोस्ट कॉलम में लिखते हैं, यहाँ पर बीच वाले कॉलम में 1 लाख। यहाँ कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नील कर देते हैं इसको यहाँ। और इसमें और कुछ तो नहीं आया ना, नहीं आया कुछ भी, ठीक है, दैट्स फाइन, नथिंग इज हियर। इस जगह पे भी कुछ नहीं है, इसको नील कर देते हैं। टोटल कितना आ गया, ये 1 लाख आ गया, टोटल 1 लाख आया। ठीक है जी। अब आइए देखिए यहाँ पर, ये टोटल कितना होता है, ये टोटल कितना है बताइए। ये टोटल 54 और 6 कितना होगा, 60,000। इसका टोटल कितना आया देखिए यहाँ पर, 8,000 ब्रैकेट में। तो 1,60,000 माइनस 8 कितना हो गया, 1,52,000। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। टैक्स की वैल्यू थी क्वेश्चन में, कुछ नहीं थी, नील थी। कितना कर दिया, 1,52,000। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं ना आपके पास। अब हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या लिख दूंगा मैं, नेट। हम क्या लिख देंगे सीधा, पॉजिटिव है नेगेटिव है ये, कैश फ्लो फ्रॉम किससे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना, 1,52,000। 1,52,000 आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ, वो फिगर हम यहाँ ले आएंगे ना, सबसे पहले लास्ट वाली फिगर, ये हम 152 यहाँ लेके चले जाएंगे बस। इसलिए बाहर वाला कॉलम में हम सिर्फ 3 ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंस रखेंगे, ठीक है। इसका टोटल करते हैं, कितना आया उसका टोटल, 0,0,0,2 9 और 7 16। नहीं, 9 में से 7 गया, कितना बच गया, 2 बच गया। कितना बच रहा है, 2,20,000। सॉरी गलत कर रहा हूँ मैं, माइनस करिए कितना, ऐड नहीं, 0,0,0,2 9 से 16 362 ब्रैकेट में, 362 ब्रैकेट में आएगा ये। ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इसको ऑर्डर कॉलम में लिख देंगे 3,62,000 ऐसे। 3,62,000 यहाँ पर डाल के हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। और इसका टोटल करेंगे, कितना आता है, 1,50,000 पॉजिटिव नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और उसको ऑर्डर कॉलम में डाल देंगे 150। अब आप देखिएगा, ये 152 है, ये 150 है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 3,02,000। और 3,02,000 में से क्या माइनस करूंगा मैं, 360, तो कितनी बचेगी, 60,000। क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है। नेगेटिव आई, क्या लिखेंगे इसको, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द करंट ईयर, ऐसा लिखेंगे इसको। और प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। याद है परसों बताया था मैंने आपको, रिकंसिलेशन करते हैं, इसके साथ ओपनिंग मिला देंगे तो क्लोजिंग होना चाहिए ना, ये इसके साथ ओपनिंग मिला दूंगा तो क्लोजिंग होना चाहिए। भाई ओपनिंग फिगर ड्यूरिंग देयर इंक्रीज डिक्रीज, तो क्लोजिंग फिगर आनी चाहिए। बताइए ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में पहला आइटम क्या था आपके पास, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने का बताइए, व्हाट इज करंट इन्वेस्टमेंट बोलिए। करंट इन्वेस्टमेंट कितने का दिख रहा है क्वेश्चन में, 1,34,000 का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की ओपनिंग फिगर कितनी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की ओपनिंग फिगर 70,000। भाई टोटल कितना हो गया ये, 2,04,000। बताइए मुझे, 2,04,000 में से 60 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, बताइए, बोलो यार कितना बचेगा, 1,44,000। ठीक है जी। और इसको लिखूंगा मैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐसे, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहां फिगर क्या आएगी, करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट की क्लोजिंग वैल्यू बताइए कितनी है आपके पास, 50,000। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, 94,000। 94,000 ही है ना, हाँ 94,000। क्या ये 144 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, कैश फ्लो बन गया भाई। 60 था,
ओपनिंग 24, ओपनिंग को मैं अगर ड्यूरिंग देयर के प्लस माइनस में जोड़ूंगा तो क्लोजिंग आना चाहिए ना, वो आ रहा है, हो गया कैश फ्लो। आप लोग क्या करते थे पहले, ऑपरेटिंग बनाओ पहले, फिर इन्वेस्टिंग बनाओ पहले, फिर फाइनेंसिंग बनाओ पहले। 3 बार क्यों पढ़ें क्वेश्चन को, और होना यही होता है। तुम बोले अगर जगह छूट गई तो क्या हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, बोर्ड को आपकी एग्जामिनेशन फीस जा चुकी है, बोर्ड फ्री में आपको आंसर शीट नहीं देगा। बहुत ज्यादा गिल्ट होगा तो एग्जाम के बाद 1000-2000 रुपये नोएडा अथॉरिटी को दान कर देना, कागज बन जाएंगे उनके। अच्छा कुछ फर्क पड़ रहा है इससे, अगर कोई फिगर नहीं तो नील कर दो ना उसे। नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन है। बीइंग एन एग्जामिनर, जब मैं बोर्ड का पेपर चेक करता हूं तो मैं ऐसे यहाँ टिक लगाते हैं, टिक लगाते हैं, टिक लगाते। बच्चे इतना absurd करते हैं इस कैश फ्लो को, कुछ नहीं, आइटम टू बी एडिड, आइटम टू बी माइनस करके करते हैं। नहीं करिए ऐसा। आप अगर टॉपर हैं, प्रोस्पेक्टिव 100 मार्क्स वाले बंदे हैं, तो आपसे नीट एंड क्लीन फॉर्मेट की एक्सपेक्टेशन करी जाती है। जब आप इस तरीके से करेंगे, आपका आंसर एक अटेम्प्ट में निकलेगा, जल्दी निकलेगा, क्योंकि अब हम पहले ऑपरेटिंग का फिर इन्वेस्टिंग का नहीं ढूंढेंगे, हम तो बैलेंस शीट के आइटम को उठाएंगे और डालते चले जाएंगे, तो कोई आइटम छूटेगा नहीं, और आपका आंसर क्या होगा, एक अटेम्प्ट में निकलेगा। एंड यू सी द प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन। मेरी राइटिंग भद्दी है बहुत ज्यादा, बट यू गाइस राइट मच बेटर देन मी। क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है भाई वो, है कितना पढ़ाया लिखाया सब कुछ। आपको क्या बोला था मैंने, देखो क्या बोला था। हाँ हाँ, हो गया क्वेश्चन, देखो ऐसा क्वेश्चन 6 नंबर का शायद आता है, फ्री के नंबर है। कैश फ्लो सबसे आसान चीज होती है, पता है किसी क्वेश्चन पेपर की, लेकिन 80% तक बच्चों का कैश फ्लो स्टेटमेंट मिलता ही नहीं है, हैफेजार्ड तरीके से चलते हैं, गड़बड़ हो जाती है। अच्छा आजकल का पैटर्न पता है क्या है, आपको कैश फ्लो का पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएंगे वो लोग, पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाएंगे वो। क्या करवाते हैं पता है वो आपको सिर्फ ऑपरेटिंग कैलकुलेट करवाते हैं, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग दे रखी होती है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, फिर भी इन्वेस्टिंग निकालते हैं, फिर भी। मान लो इसी क्वेश्चन में अगर इन्वेस्टिंग दे रखी होती है कितने की 362, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं ये लिखता यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग लिखता 362, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग लिखता, कैश यूज इन फाइनेंसिंग लिखता, और उनका टोटल करता। इसके डिस्क्रिप्शन में नहीं जाता मैं। तो हम तो पहले अभी शुरू शुरू में जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या करेंगे, फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे, पूरे पूरे क्वेश्चन करेंगे, ऐसा करके। तो ये था। हाँ बोलिए। मेरे को नीचे वाला समझ नहीं आया, 1,34,000 वाले से समझ नहीं हम्म, समझना, तीनों का टोटल करा तो 160,000 आ गया नेगेटिव का। आया। हाँ अरे आया नहीं आया, फिर मैंने बोला था ये होता है इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर, हाँ या हाँ ना। हाँ ये डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। हाँ इसमें मैं अगर ओपनिंग जोड़ूंगा तो ये क्लोजिंग के बराबर होना चाहिए ना। हाँ मैंने हाँ, एग्जांपल दिया था कि एक बच्ची बर्थडे में 2 करोड़ रुपए लेके गई थी और कुछ उड़ा दिए, तो क्लोजिंग के बराबर बचता ना। हम्म तो आपके पास जितना आपने उड़ाया वो तो 60 है, आप हम्म, लेके गए थे 2,04,000 रुपया, हम्म, तो आपके पास बचना कितना चाहिए, 140 बराबर बचना चाहिए ना, और वो हो रहा है। तो इसका तरीका क्या होता है कि हम इंक्रीज इन नेट इंक्रीज इन या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या जोड़ देते हैं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर जोड़ देते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ, देखो कैसे बनता है, जैसे जैसे मैं दिखा, देखो यहाँ देखना कंफ्यूजन दूर होगा। देखो ये होता है ए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये जैसे मैं दिखाता हूँ ऐसे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बताइए भाई कितना आया था हमारे पास ये, 1,52,000 ऐसे, प्लस ए प्लस ये बी जो आपके पास आया, वो आया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कितना आया था बताइए वो, 362 ब्रैकेट में। और यहाँ सी आपके पास आया क्या, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो कि कितना आया, 1,50,000। ठीक है जी। अब आप लिखते हैं क्या, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द करंट ईयर, जो कि ए प्लस बी प्लस सी होता है, जो कि कितना है 60,000 ब्रैकेट में नेगेटिव आ गया। हाँ जी ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके अंदर
प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो आपने टोटल करा कितना आया था, 2,04,000 आया, और वो किसके बराबर होगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि कितने आए आपके पास, कितने, 1,44,000 के। ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअल में देखा जाए तो। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, उनका नेट इफेक्ट, उसमें ओपनिंग जोड़ दिया, क्लोजिंग के बराबर आ गया। उसको डिस्क्रिप्टिव मोड में हमने ऐसा लिखा, समझ रहे हैं? तो जब आपके पास क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तो तीनों का टोटल आएगा, उसमें ओपनिंग जोड़ोगे तो क्लोजिंग के बराबर आना चाहिए। ये होता है एक ब्रीफ कि कैश फ्लो ये हुआ, और उसका डिस्क्रिप्शन वहां है। ये कैसे आया 2,04,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ के आया। और वो 144 कैसे वेरीफाई करा, जब हमने बैलेंस शीट के अंदर के आइटम टैली करे, क्या, क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50 और 94,000 के थे, तो 1,44,000 के बराबर है, ऐसे आया। अब क्लियर है कैसे होगा? तो अगर आपके पास एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, अच्छा, जब भी क्वेश्चन में आपके पास नोट नंबर आए तो बैलेंस शीट के आइटम को मत उठाइए, नोट्स के आइटम को उठा के चलेंगे आप लोग। तो दिस वाज व्हाट, वन सिंपल क्वेश्चन। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है? अरे क्वेश्चन 40 दिख रहा है? हाँ, खुद ही करना है आपको। क्वेश्चन 40 आपको अपने आप करना है। पहले घर जाके क्वेश्चन 41 को अपने आप करेंगे, फिर 40 को करेंगे। 40 में सिर्फ एक छोटी सी हर्डल है, क्या, 15% डिबेंचर। अब 15% डिबेंचर है ना, ये फाइनेंसिंग में तो जाएगा, लेकिन 15% इंटरेस्ट होता है, ये इंप्लाइड एडजस्टमेंट होती है, बचपन में पढ़ा था इंप्लाइड एडजस्टमेंट। और आपको क्या बोला हुआ है, अगर आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि डिबेंचर कब इशू किए, तो मान के चलिए कि साल के आखिर में इशू करें, तो ओपनिंग वैल्यू 50,000 पर इंटरेस्ट लग जाएगा, कितना, 7,500। और वो 7,500 का इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो, और यहाँ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में से जोड़ देंगे, दैट्स इट। उसके अलावा बाकी सब चीजें वैसी हैं जैसी कि हमने करी थी। एक्चुअली मुझे यही क्वेश्चन लेना था, पर मैंने गलती से 41 ले लिया। वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ जुड़ेगा और फाइनेंसिंग से माइनस हो जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आप 40 और 41 को दोबारा करते हैं तो काफी चीजें आपके हाथ में आएंगी। फिर अगली क्लास में मैं आपके साथ करूंगा डिस्कस डेप्रिसिएशन, ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स, और ट्रीटमेंट ऑफ क्या, डिविडेंड। बहुत आसान है, मजाक लगता है, लेकिन क्योंकि बचपन में पढ़ाई करी नहीं, याद है मैंने आपको 11th में कहा था कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को समझ लो, ये कैश फ्लो में काम आता है। उस समय तो लगता है पता नहीं क्या बोल रहा है मास्टर, समझ में गया नहीं। आज वो दिन आ गया, ठीक है, ऐसा। लास्ट ईयर मेरे ख्याल से अक्टूबर के महीने में मैंने आपको कहा था भाई कि कैश फ्लो कर, अब ये बच्चा कह रहा है इतनी दूर की कौन सोचता है। चलिए कोई बात नहीं, जिन्हें आता था वो भी भूल चुके हैं, इतना ही है, ठीक है। और एडजस्टमेंट्स के बाद ये चैप्टर सिर्फ एक दिन, एक या दो दो क्लास का मेहमान रहता है, बस खत्म हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज इसे वाइंड अप करते हैं। अच्छा, एक चीज और है भाई, कि मैं ट्यूसडे को आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, ट्यूसडे को, तो उसकी वजह मैं कल क्लास लूंगा सुबह। कर लो यार, प्लीज कर लो, सुबह कर लो।